नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लैंड स्कैम में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि जामताड़ा से लेकर सिंहभूम तक के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन से चुनाव लड़ने की अपील कर रहे हैं, पर फैसला खुद हेमंत सोरेन को ही लेना है। देखिए, लैंड स्कैम में के लिए तो हर मेरा जिला का आदमी बोलता है मेरे यहां से लड़वाया। तो दुमका भी बोल रहा है, जामताड़ा भी बोल रहा है, देवघर भी बोल रहा है, आपका पश्चिमी सिंहभूम भी बोल रहा है, खूंटी भी बोल रहा है, लोहरदगा भी बोल रहा है, गुंडा भी बोल रहा है, सिमडेगा भी बोल रहा है। तो दादा एक सीट तो चुनना होगा ना। अब वो सीट तो हेमंत बाबू चुनेंगे ना, मतलब तय है वो चुनाव। अब ये उन पर डिपेंड करेगा। कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि वो चुनाव लड़े। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई की मांग को लेकर के चल रहे जेएमएम के उपवास को खत्म कर दिया गया है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के चलते फिलहाल उपवास को खत्म कर दिया गया है, पर गांव-गांव में जेएमएम की न्याय यात्रा का सिलसिला जारी रहेगा। कार्यक्रम था, उसको तत्काल हम लोग स्थगित कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए। और लेकिन हमारा जो पदयात्रा का कार्यक्रम है वो निरंतर जारी रहेगा, वो चलते रहेगा, वो चलता रहेगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बीच कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी में लोकसभा के पूर्व डिप्टी सीएम कड़िया मुंडा से मिले हैं। कड़िया मुंडा 15वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। साथ ही वो खूंटी संसदीय क्षेत्र से 8 बार सांसद भी रह चुके हैं। पिछले चुनाव में अर्जुन मुंडा खूंटी सीट से लोकसभा सदस्य चुने गए थे और इसीलिए अर्जुन मुंडा कड़िया मुंडा का आशीर्वाद लेने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। हमारे श्रद्धेय हैं, देश के ऐसे आदरणीय और ऐसे सम्मानित जो पद्म भूषण से सम्मानित है, उनके साथ मिलना एक आत्मीयता के साथ बहुत ही सुखद अनुभव होता है। और आज हम जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था आगामी देश के महापर्व के लिए, जामताड़ा के महिजाम में गोवर्धन बाबा ने भक्तों को दर्शन दिया है। इस मौके पर जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने गोवर्धन बाबा से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा है कि गोवर्धन बाबा के आशीर्वाद से उनका हर बिगड़ा हुआ काम पूरा हो रहा है और उनके आशीर्वाद से ही इस बार के चुनाव में भी वो जरूर विजयी होंगे। बाबा की असीम कृपा मेरे पर बनी है और मैं आपको कहना चाहता हूं, महिजाम में आज देख सकते हैं कि अभी मैंने 200 करोड़ की पेयजल आपूर्ति घर घर तक पानी पहुंचाने की योजना मैंने मांग की थी और अचानक मुझे मिल गया। तो हमें लगा कहीं ना कहीं आ रहा था, तो मैं कहूंगा कि बाबा का ही कृपा होगा। दूसरा है कि आपको कानपुर फाटक फ्लाईओवर ये भी मंजूर हो गया है, तो आज से आचार संहिता लग गया, नहीं तो मैं शिलान्यास कर देता इसका। तो हमें लगता है कि बाबा का बहुत बड़ा कृपा है, जिस काम में हाथ दे रहा हूँ मेरा सारा काम हो जा रहा है। मैं कहूँगा कि बहुत सौभाग्यशाली मैं समझता हूँ अपने आप को कि बाबा के चरणों पर मैं आया हूँ और बाबा का आशीर्वाद लेने दोबारा आया हूँ। और हमें यकीन है, हमें विश्वास है कि 2024 भी बाबा मेरा पार करेंगे और आप दोबारा आपको विधायक। रांची में 25 मई को चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 21 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। डीसी राहुल सिन्हा और एसपी चंदन सिन्हा ने यह बताया है कि लोकसभा चुनाव के लिए रांची में 2000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं, जहां 13,000 से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा निर्वाचन संपन्न कराया जाना है। इसमें रांची जिले में दिनांक 25 मई 2024 से, जो कि 6th फेज के अंतर्गत आता है, उसकी मतदान की तिथि निर्धारित है। इसी जिले में तमाड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, खूंटी जो अनुसूचित जनजाति लोकसभा क्षेत्र एवं मांडर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो कि लोहरदगा
पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। वहां पे मतदान की तिथि 13 मई है, जो कि 4th फेज के अंतर्गत आता है। इन दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम तथा वीवीपीएटी मशीन के माध्यम से चुनाव कराए जाएंगे। वल्नरेबल बूथ में हमें विशेषकर यह ध्यान रखना है कि वहां पर कोई भी मतदाता के समूह को भय नहीं दे पाए, प्रलोभन न दे पाए, डरा धमका नहीं पाए, कोई दबंग किस्म का व्यक्ति या कोई ग्रुप उन्हें चुनाव में मतदान करने से रोके नहीं या मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित न करे कि भाई तुम किसी पार्टी को वोट देना है। आप प्रचार कर सकते हैं लेकिन भय या प्रलोभन नहीं दे सकते। उस अनुसार यह जो है टोटल 318 सेक्टर्स में पूरे जिले को बांटा गया है। जामताड़ा में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। डीसी कुमुद सहाय और एसपी अनिमेश नौथानी ने बताया है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। दुमका संसदीय क्षेत्र में आने वाले जामताड़ा में 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान कराए जाएंगे। इसके लिए 698 बूथ बनाए गए हैं, जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 5.5 लाख से ज्यादा है। 1,54,547 वोटर्स है, जिसमें महिला नाला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत टोटल महिलाएं जो हैं सो 1,23,279 और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 1,59,528 महिलाएं। इस बार क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ के तौर पे हम लोगों ने कैटेगराइज किया है, जिनको चिन्हित किया गया है और उन बूथों पे उसी अनुसार बल की प्रतिनिधि भी हम लोगों ने फाइनलाइज कर दी है और पुलिस मुख्यालय से भी हम लोगों ने अतिरिक्त बल की भी मांग की गई है, जो कि एक्सेप्ट कर ली गई है। वहीं सिंहभूम लोकसभा सीट में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यहां 18 अप्रैल को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, जबकि 25 अप्रैल तक नाम दाखिल किए जा सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, तो वहीं 29 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वोटिंग 4 जून को होने वाली है। अधिसूचना जारी करने की तिथि 18 अप्रैल 2024, जिसमें 4th फेज के निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2024, स्क्रूटनी अर्थात समीक्षा की तिथि 26 अप्रैल 2024। स्क्रूटनी के पश्चात नामांकन वापस लेने की जो अंतिम तिथि है 29 अप्रैल 2024 है और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव की तिथि 13 मई 2024 है। हजारीबाग जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव को लेकर के कमर कस ली है। 3000 संदिग्ध पर सीसीए और एनएसए लगाया जा रहा है, जबकि 234 नक्सल प्रभावित बूथ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। डीसी और एसपी ने बताया है कि हजारीबाग में इस बार 19 लाख से ज्यादा मतदाता वोट करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस चुनाव में हजारीबाग में महिला मतदाता की तादाद 10% बढ़ी है। हजारीबाग में 20 मई को वोट कराए जाएंगे। शांगों का गठन कर लिया गया है। हमारे विभिन्न जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनका भी सभी को उनका दायित्व दे दिया गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब जिले में लागू है और इसके साथ ही हमारी जो एफएसटी, एसएसटी, वीवीटी की टीम्स हैं जो कि इलेक्शन संबंधित व्यय को मॉनिटर करती है, किसी भी प्रकार के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन को मॉनिटर करती है, वो सभी अब कार्यशील हो जाएंगी। और सी विजिल जो हमारा ऐप है, जिसके माध्यम से कोई भी आम नागरिक कोई कंप्लेन हो इलेक्शन रिलेटेड, उसे उस ऐप पर वीडियो या फोटो खींचकर डाल सकता है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 1668 बूथ हैं, जिसमें से हम लोग उसको 2 पार्ट में बांटे हैं, क्रिटिकल और वल्नरेबल। उसके अनुसार कुल 234 बूथ ऐसे हैं जो नक्सल क्षेत्र में हैं और वहाँ के लिए, और कुछ जो वल्नरेबल बूथ हैं वहाँ के लिए हम लोग सीएपीएफ कंपनी की सीएपीएफ फोर्स वहाँ पर हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे। सरायकेला खरसावा में लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। डीसी और एसपी ने यह बताया है कि सरायकेला खरसावा के बूथ रांची, खूंटी और सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में पड़ते हैं। सिंहभूम और खूंटी में 13 मई को वोट पड़ेंगे, जबकि रांची के बूथ पर 25 मई को वोटिंग होगी। सरायकेला में मतदाताओं की कुल संख्या 8 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। चुनाव 2024 को लेकर के जितने बूथ हैं
जितने बिल्डिंग्स हैं सबकी समीक्षा, सिक्योरिटी समीक्षा कर ली गई है और जो क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ हैं उनका कैटेगराइजेशन कर लिया गया है, समीक्षा कर ली गई है। इसी आधार पे हम लोगों ने फोर्स का आकलन भी कर लिया है और मुख्यालय से मांगा भी है कि जितने फोर्स की हमको ज़रूरत है। जिला के अंतर्गत 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन संबंधी कार्रवाई हुई है। ये 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रांची, सिंहभूम तथा खूंटी है और इसमें सिंहभूम तथा खूंटी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्रमशः सरायकेला एवं खरसावां विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत चतुर्थ चरण में निर्वाचन संबंधी कार्रवाइयां होंगी। धनबाद में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। डीसी माधवी मिश्रा और एसपी एचपी जनार्दन ने हर किसी से आचार संहिता का पालन करने की अपील भी की है। धनबाद लोकसभा सीट में 6 मई तक नामांकन होगा, जबकि 25 मई को मतदान कराए जाएंगे। 4 जून को वोटिंग का रिजल्ट सामने आ जाएगा और धनबाद में इस बार 20 लाख से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे। जारी होगी 29 अप्रैल को। नामांकन दाखिल करने की तिथि है 6 मई। स्क्रूटनी 7 मई को होगी। उम्मीदवार अपना 9 मई तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान की तिथि 25 मई होगी। मतगणना की तिथि 4 जून होगी और इस प्रकार से हम लोग 6 जून तक अपना ये कार्य संपन्न कर सकेंगे। आपको जानकारी होगी कि हमारे 2 विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और साथ ही हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र हमारे अंदर आते हैं। 3 पाली में हम लोग ऑफिसर और जवान लोगों का तैनाती किया मजिस्ट्रेट के साथ। ये लोग 24 घंटा बाहर रह करके अपना चेकिंग कर रहा है। इसके साथ साथ अभी कुछ हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट भी हमारा लगेंगे और इलेक्शन का नोटिफिकेशन के बाद एसएसटी टीम भी रहेंगे। एसएसटी टीम का काम अलग अलग जगह चेंज करके गाड़ी का चेकिंग करना है और बाकी चेकिंग करना है। बोकारो में लोकसभा चुनाव को लेकर के आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बोकारो में कुछ बूथ गिरिडीह और बाकी के बचे बूथ धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। डीसी और एसपी ने यह बताया है कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जोर और शोरों से तैयारी चल रही है। साथ ही संदिग्ध अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 25 मई 2024 को मतदान होना है, जिसकी अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी की जाएगी। 6 मई को आप नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तिथि है। स्क्रूटिनी 7 मई को होगी। कैंडिडेचर का विड्रॉल 9 मई को है। वोटिंग हमारा जो है वो 25 मई को होगा। पुलिस का जो रूल है शांतिपूर्ण भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराना वाला दायित्व है। इसके लिए बहुत सारी पुलिस के द्वारा अभी तक तैयारियाँ की गई हैं। जो भी थानावार जो ट्रबल मूवर्स हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनके विरुद्ध में प्रिवेंटिव एक्शन किया जा रहा है। बहुत से ऐसे अपराध कर्मी हैं जो छाती श्रेणी के हैं, उनके विरुद्ध में शिष्य के तहत कार्रवाई की जा रहा है। हजारीबाग के कालीबाड़ी स्थित गीतांजलि ज्वेलर्स में गोली चली है। 3 अपराधी ने ज्वेलर दुकानदार को निशाना बनाकर गोली चलाई है। हालांकि इस सनसनीखेज वारदात में गीतांजलि ज्वेलर्स के दोनों दुकानदार बाल बाल बच गए हैं। पीड़ित दुकानदार ने 20 लाख से ज्यादा गहने लूटने की बात कही जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं हालांकि पुलिस ने जांच के बाद पुष्टि करने का दावा भी किया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इस फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश की जा रही है। अंदर घुस गया और रिवॉल्वर दिखा करके फायरिंग भी किया और जितना मेरा दुकान का सामान था वो सब उठा करके बांध कर गया, लेकर के चल गया। कितना का सामान होगा, क्या होगा? सामान हमको लगता है सर कि कम से कम 20 प्लस से होगा। हजारीबाग के कालीबाड़ी रोड स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में गोलीबारी जैसी घटना घटी है। आपको बताते चले कि अज्ञात 3 अपराधियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया और गोलीबारी के साथ जो है लगभग 20 लाख के जेवरात की भी चोरी की गई। बताते चले कि इस घटना की जानकारी मिलते ही हजारीबाग के जो एसपी अरविंद कुमार सिंह जो है ये वहाँ पर पहुँचे हुए हैं।
और बताते चले कि इस पूरी घटना की छानबीन कर रहे हैं। बताया जाता है कि यह जो पूरा मामला है वो जो है सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। आपको हम कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो है हजारीबाग के जो एसपी अरविंद कुमार सिंह के अलावा जो एसडीपीओ कुमार शिवाशीष और अन्य जो पुलिस बल है वो पूरे इस घटना में जो सीसीटीवी में जो घटना कैद हुई है उसकी छानबीन कर रही है। अब देखना यह होगा कि जो 3 अज्ञात अपराधी है ये पुलिस के गिरफ्त में कब होते हैं और आगे की इस पे जो है क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। खबर हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग में रेलवे ब्रिज के पास स्कूली बच्ची का शव मिलने से कोहराम मच गया है। ट्रेन से कटकर बच्ची की मौत की आशंका जताई जा रही है। ये बच्ची कारमल स्कूल में पढ़ती थी और मूल रूप से टंडवा की रहने वाली थी। ये बच्ची 8वीं की परीक्षा देने संत रोबोट स्कूल गई हुई थी और इसी बीच उसका शव रेलवे ब्रिज से मिला है। पीड़ित परिजनों ने घटना के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताते हुए पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। एग्ज़ाम था, कारमिल में पढ़ती 8 क्लास में है और शायद उसका ये संत रॉबर्ट बालक में दिया था, एग्ज़ाम के लिए चल रहा था। उसके बाद वो पता नहीं वो रेलवे ट्रैक क्यों गई, कैसे गई, उसके विषय में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन वीडियो देखने से प्रथम दृष्टया ये लगता है कि गाड़ी से वो ट्रेन का नहीं था, क्योंकि ट्रेन ऊपर क्रॉस कर रही, उससे पहले वो पड़ी हुई थी। उसके कोई ये मतलब वीडियो में वैसा क्लियर नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसको संदेह के घेरे के देखते हैं आखिर ये बच्ची वहाँ गई कैसे। इसके लिए आप लोग जांच करिए। क्या लगता है, क्या नहीं, हमको तो कुछ ट्रैप लग रहा है इसमें। क्या है कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को क्रिस्टल क्लियर नहीं मिला है। चतरा पुलिस ने 3 टीएसपीसी समर्थकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जोनल कमांडर हरेंद्र गंजू शामिल है। गिरफ्तार नक्सल समर्थकों के पास से नक्सलियों को भेजा जाने वाला सामान और नक्सली साहित्य भी मिला है। गिरफ्तार आरोपी नक्सलियों के लिए कुरियर का काम किया करते थे और साथ ही सरकारी योजना के ठेकेदार और कर्मचारियों के मोबाइल नंबर नक्सलियों को उपलब्ध भी कराया गया था। मिलने एवं कुछ सामान पहुंचाने के लिए भुरकुंडा के जंगल के रास्ते होकर जाने वाले सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा के निर्देश के आलोक में मेरे द्वारा एक छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें रात्रि में 1:30 बजे भुरकुंडा जंगल में छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान में जो सूचना मिला था उसी के अनुरूप 3 व्यक्ति पकड़ाए हैं। और धनबाद के आसनसोल चेकपोस्ट के पास सामान से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने जैसे ही ट्रक को मोड़ा वैसे ही ट्रक सड़क किनारे पलट गया और जिससे सामान का शीशा तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि जो सामने वाले शीशे होते हैं उसे तोड़ करके उन्हें बाहर निकाला गया। आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में भी ले लिया गया है। तुमको काट डाल लेंगे। कहाँ का मालिक है? हाँ, वो मिर्जापुर का मालिक है। वो हमको बोला काट डाल लेंगे तुमको। तुम भरेगा ना, हमसे क्या मतलब है, पूरा हम और रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का अस्तित्व खतरे में है। कमजोर पहाड़ और बारिश में समय में लगातार मिट्टी बहने से मंदिर पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पहाड़ी मंदिर की सुरक्षा और उसे बचाने के लिए कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने विकल्प खोजने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि बुजुर्ग भक्तों को पहाड़ी बाबा तक पहुंचाने के लिए रोपवे सिस्टम भी शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। रचना जो है ये व्यापक पर मैं कहना चाहता हूं कि इस पे आके टीम ने जो सर्वे करके गया है वो लोग बहुत ही संतोषजनक बात बोले हैं कि इसका सुंदरीकरण भी होगा और इस पे रोपवे लग सकता है, इसका कॉरिडोर भी बनेगा। ये आज हम आपको अधिकृत रूप से आपको बताना चाहते हैं। कोडरमा में मतदान केंद्र की जांच के लिए निकले मरकच्चों के सीईओ की सरकारी गाड़ी पर बरगद का पुराना पेड़ जा गिरा है। आपको बता दें कि हादसे में गाड़ी पर सवार मरकच्चों के सीईओ, बीडीओ और बीपीओ सहित ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी बाल बाल बच गए हैं। पेड़ गिरने से सीईओ की सरकारी गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल सीईओ, बीडीओ और बीपीओ गाड़ी से रोशन बागी बूथ का जायजा लेने के लिए निकले थे, तभी विशालकाय पेड़ उनकी गाड़ी के ऊपर जा गिरी। हादसे के समय अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बीपीओ बैठे थे, जबकि बीच की सीट पर सीए और बीडीओ बैठे हुए थे। पेड़ गिरने से बीपीओ को हल्की सी चोट आई है।
जामताड़ा में अनिल सोरेन की हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के पीड़ित परिवार और ग्रामीण एसडीपीओ ऑफिस पहुंचे हैं। इस मौके पर बीजेपी नेता ने कहा है कि 25 फरवरी 2024 को अनिल सोरेन की मारपीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। बीजेपी नेता ने जामताड़ा एमएलए इरफान अंसारी पर आरोपी पक्ष को संरक्षण और मदद करने का आरोप भी लगाया है। तो ये तस्वीर देखिए, जामताड़ा की खबर है, जहां पर आपको बता दें कि अनिल सोरेन की हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। विधायक इरफान अंसारी ने एक पक्ष को जिन्होंने मर्डर किया है उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं। जमशेदपुर में वर्कर्स कॉलेज की हालत आजकल सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल वर्कर्स कॉलेज के छात्र हेलमेट पहनकर क्लास कर रहे हैं, जिसके जरिए सिर बचाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल वर्कर्स कॉलेज की हालत जर्जर हो चुकी है और इसकी छत कभी भी टूटकर गिर सकती है। देख लीजिए, पिछले शनिवार की घटना है, जो कि हम लोगों का रूम नंबर 37 में पॉलिटिकल साइंस का क्लास होता है। तो हम लोग सभी स्टूडेंट आए हुए थे, संयोग बस हम लोग आगे बैठे हुए थे। उस दिन हम लोगों के समक्ष का घटना है, जो पीछे में बहुत जोर का मलबा गिरा और इतना जोरदार आवाज थी, जो बगल से मैडम लोग सर लोग भी आ गए और गरिमन यही रही जो हम लोग सब बच गए। फिर उसके बाद से उस दिन से हम लोगों को इतना डर समा गया, जो स्टूडेंट की भी संख्या कम हो गई है और अभी भी हम लोग अपना सेफ्टी पर्पस के लिए रेगुलर होकर हम लोग हेलमेट पहन के क्लास आ रहे हैं। और आगे हम राज्य सरकार और अपने कॉलेज प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द भवन का निर्माण हो, ताकि क्योंकि 11,000 स्टूडेंट की जिंदगी का सवाल है। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम कुंदन झा। हेलमेट पहन के क्लास हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत बार बार गिरी जा रहा है। ये क्लास अभी 8 रूम हो चुका है जिसपे ऐसा गिरा है छत, इसलिए डर लग रहा है, इसलिए हम लोग क्लास में हेलमेट पहन के क्लास कर रहे हैं। और हम लोग से यही आग्रह है कि छत नया बने। बच्चे हेलमेट पहनकर क्लास करना, ये तो मेरे नज़र में आया है, मैं उस दिन नहीं था तो, लेकिन ये गलत है। हेलमेट पहनकर इस तरह कोई क्लास करता है तो उनको विरोध किया जाएगा। हम आज नोटिस जारी कर रहा हूं कि कोई विद्यार्थी इस तरह नहीं करे, क्योंकि जो जर्जर भवन को हम लोग लॉक कर दिए हैं, उस तरह रूम में क्लास नहीं हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास काफ़ी रूम नहीं है, जो हम हर रूम को इस तरह लॉक करेंगे तो। दिल्ली में आरजीकॉन 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के नामी डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया है और कैंसर की देखभाल, निदान, रोकथाम और स्वास्थ्य लाभ के बारे में चर्चा की। डॉक्टरों ने सिर और गर्दन के कैंसर के संबंध में हुई तरक्की को भी साझा किया और इसके इलाज में आने वाली चुनौतियों को पार पाने के लिए गहन विचार विमर्श भी किया गया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और एम्स दिल्ली के ऑटो रोहिनियोलॉजी आपको बता दें विभाग की तरफ के डायरेक्टर प्रोफेसर आलोक ठक्कर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा सिर और गर्दन के कैंसर के मामले सामने आते रहे हैं। आरजीकॉन हम पिछले 22 साल से कर रहे हैं और इसका मकसद ये है कि जो इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें आते हैं और इंडिया से भी होते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। इसका मकसद ये है कि साइंटिफिक फील्ड में, खासकर कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या क्या नई उपलब्धियाँ हो रही है, नए टेक्निक्स आ रहे हैं, न्यू मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, न्यू ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं, उसका सारा यहाँ पर एक साइंटिफिक तरीके से लोगों को बताया जाता है और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, डिसेमिनेट भी करते हैं। We at RGCIRC pride ourselves in our academics and research activities. RGCon, which we are holding today on head and neck cancers, happens to be the main event for the year, international conference. But we are having conferences every week somewhere in the country, at least one a week. Somewhere outside and one a week at our hospital itself. This time we are having it on head and neck cancer, and the theme is to how to bridge the gap between the cure to survivorship, to how to make the patient better. So this conference is a resounding success because of the scientific program which we have made and the international faculties. We have 11 international faculties here with us,
and more than 1,000, around 1,300 registration we have got till now. Annual conference of Rajiv Gandhi Cancer Hospital is called as RGCon, and this is the 22nd annual congress of Rajiv Gandhi Cancer Institute. It was started in 2001, and we had this annual event, and only the year which we did not have is the pandemic year of 2021. But last year we had on pediatric oncology, last year we had on uro-oncology. This year we have focused on head neck cancers, and this is the third head neck cancer RGCon which has happened till date. और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।